हेलो, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक नया टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसका नाम है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। आज मैं बात करने वाली हूँ खास करके पत्रकारिता के बारे में, मीडिया के बारे में, समाचार और प्रेस के बारे में। जिस भी भाषा में, जहाँ भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म में आप खबरें सुनते हो, देखते हो वर्तमान में, आज उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। जो पत्रकारों की स्थिति है इस वक्त, जिस तरह से देश में मीडिया का पूरा वातावरण फैला हुआ है एक राजनीतिकरण करने के लिए। पत्रकारिता जनता की ना होकर किसकी हो गई? नेताओं की। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, शब्द हैं जो मैं मीडिया के खिलाफ में या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहती जिससे उनको आहत हो। इसलिए आप समझदार हो, समझते हो और मीडिया भी समझती है, तो उन्हें, वो तो ज्ञानी है, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं सिर्फ ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ और ये सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो हम समझते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा गया इसको? चौथा स्तंभ हमने सुना है, लेकिन इसके बाद तीन स्तंभ ऐसे हैं। कौन से हैं? उसके बाद चौथा स्तंभ। चौथे स्तंभ पे एक्चुअली में इसे रखा क्यों गया, हम उसको देखते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे है विधायिका, लेजिस्लेटिव, जिसमें एक लीगली तरीके की सारे विधि, कानून, संसद, जितने भी पार्लियामेंट, ये सारी चीजें आ जाती है उसके अंदर, विधायिका के अंदर। फिर है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जो भी कार्यपालिका होती है केंद्र सरकारों के, जो पीएम, सीएम, जितने भी मंत्री के काम होते हैं, मंत्रिगण होते, परिषदीय होते हैं, ये सारे पीएम के नीचे, पीएम से लेके पीएम के नीचे जितने भी मंत्रीगण होते हैं, ये सारे कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव उसके अंदर आते हैं। उसके बाद आते हैं जुडिशरी। ठीक है, न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में मैंने आपको कल बताया था, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, हाईकोर्ट के बारे में और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, तो उसी के बारे में ये सारी जिक्र की गई है न्यायपालिका के अंदर। उसके बाद आते हैं हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसे कहा जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आज हम सिर्फ स्पेशल हम बात करने वाले हैं पत्रकारिता के बारे में, मीडिया के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में, किस तरह से एक्चुअल में इनको करना चाहिए, क्या लिमिटेशन है, क्या नियम है, किस तरह के इनके काम होने चाहिए, कितने विवादित हो चुके हैं, पहले कैसे रहे थे, इनकी पूरी प्रोसीजर समझते हैं। और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ समझाने की मैं कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ डेमोक्रेसी। मैं क्यों समझाना चाह रही हूँ डेमोक्रेसी के बारे में, ताकि जो लोकतंत्र है, मतलब कौन, आप और मैं और बहुत सारे लोग, जो मीडिया भी है वो भी डेमोक्रेसी से निकल कर आई है, जो आगे चल के ये डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहलाने लगी है। तो लोकतंत्र के बारे में हम पहले समझ जाते हैं कि एक्चुअल में लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ कहाँ से निकला, कैसे बनाया, उसके इंग्लिश और उसके हिंदी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको तोड़कर समझते हैं कि कैसे बना। ठीक है, चलो डेमोक्रेसी। डेमो मतलब क्या होता है? जैसे मैं, जैसे आप। ठीक है, डेमो मतलब लोग, पीपल। ठीक है, फिर क्रेसी कहाँ से आया? क्रेसी एक तरह का ग्रीक शब्द है जो क्रोटस से आया हुआ है। ठीक है, इसका शब्द ग्रीक शब्दों से निकला हुआ है। ठीक, फिर लोकतंत्र, अगर इसका हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर इसको परिभाषित करें या डिफ्रेंशिएट करें, तो लोक मतलब होता है जगह, लोग। तंत्र मतलब होता है एक प्रणाली, व्यवस्था, से शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, सब आप व्यवस्था को समझ रहे हैं, किस तरह से व्यवस्था की जाती है। तो लोकतंत्र उसके लिए जगह और व्यवस्था, लोगों के लिए व्यवस्था का सुसंगत तरीके से एक ढांचा बनाना। ठीक है, व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया, तो सिंपल तरीके से एक लाइन में समझते हैं, बहुत टिपिकल ना होकर सिंपल सा एक अच्छा मतलब उच्चारण करती हूँ। व्यवस्था मतलब सत्ताधारी वर्ग का चुनाव जनता द्वारा। ठीक है, व्यवस्था जो लोगों और सरकारों से जुड़ी हुई कॉम्बिनेशन है, दोनों की जो व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। ठीक, जिसमें कि कौन से होंगे व्यवस्था में? एमपी, एमएलए, जो भी नीचे के लेवल में इलेक्शन होते हैं, एमपी, एमएलए, पार्षद, सरपंच जो भी होते हैं, उसके अंदर लोकतंत्र के नीचे सारे वर्ग आ जाते हैं, जिसमें लोग और सत्ताधारी दोनों को कॉम्बिनेशन मिल जाता है। उसके बाद चलते हैं, डेमोक्रेसी के दो पक्ष हैं। कैसे? जो शासन करे, समझ रहे क्या बोल रही हूँ? लोकतंत्र के दो पक्ष, जो शासन करे और जिस पर शासन किया जाए। समझ गए? नॉर्मल सामान्य नागरिक और सत्ताधारी के बीच का तोड़ आप समझ गए कैसे? चलो अब हम चलते हैं। मैं एक छोटा सा बता देती हूँ कि एक फिलोसोफर है जो काफी फेमस है, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। बहुत फेमस है और उनकी बोली हुई विचार के साथ बहुत अमल करते हैं। और अगर डेमोक्रेसी को उनके अनुसार, जो उन्होंने कहा है, डेमोक्रेसी को डिफ्रेंशिएट किया है उन्होंने, उनकी एक ओपिनियन है, उनके विचार हैं कि वो किस तरह से
डेमोक्रेसी को देखते हैं। डेमोक्रेसी को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। वो कहते हैं बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। कहने का मतलब है बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा, ऑफ द पीपल लोगों का, फॉर द पीपल लोगों के लिए। तो ये उनकी राय है जो वो समझते थे डेमोक्रेसी को। ठीक है। अब हमारे भारत में, क्योंकि भारत कुछ हद तक कठोर भी है और कुछ हद तक काफी लचीला भी, और जो मीडिया पत्रकारिता है उसका स्वभाव भी संविधान के द्वारा इसी तरह से निर्मित किया गया है कि कुछ हद तक कठोर है तो कुछ हद तक लचीली। ठीक है। तो हमारे भारत में लोकतंत्र को शासक के द्वारा शासन करना ना कहकर इसे सरकार द्वारा उच्चारण किया जाता है। यहाँ शासक या राजा की उपाधि या राजा का नाम उच्चारण नहीं किया जाएगा। इसे सरकार के शब्दों में ढाला गया है और लोकतंत्र को सरकार के शाब्दिक अर्थों में जोड़ा गया है, जनता को सरकार के साथ। ठीक है। अब आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी में जो भी फोर्थ पिलर है, चौथा स्तंभ, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19 के तहत इसे अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। कल मैं जिक्र कर रही थी आपसे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो उनमें से स्वतंत्रता का अधिकार जो हम कल पढ़ रहे थे, कल आप सुन रहे थे, जिक्र हुई थी हमारी, तो उसमें जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसमें ही पत्रकारिता को सारे अधिकार मिले अपनी बात रखने को, चाहे वो मौखिक तौर पे हो या लिखित तौर पे हो या प्रिंट माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हो। अभी भविष्य में ये टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत जा रही है तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक पत्रकारिता के दायरे में होने चाहिए। वो जो नियम या कानून बने आगे चलेंगे पत्रकारिता के लिए, कौन से कानून बने हैं, तो उसके खिलाफ में वो नहीं जा सकती, उसके अंदर में, उसके ग्राउंड में रहकर वो अपनी पत्रकारिता को आगे तक लेके जाएगी। ठीक है। तो चलते हैं, अनुच्छेद कुछ देख लेते हैं जो बारीकियां हैं। मैंने बता दिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत पत्रकारिता को विशेष दर्जा दिया गया है। सबसेक्शन 19, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत क्या है, सबसे बड़ा समर्थन मिला संविधान की तरफ से। इसे सभी मतलब एक तरह से बहुत बड़ी भूमिका दी गई। क्यों? चौथा पिलर है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो बड़ी भूमिका है, रोल है उनका, उसी तरह से मीडिया चौथा स्तंभ भी उसी दायरे में आते हैं। उसे भी बहुत बड़ी भूमिका दी गई है जनताओं के लिए, लोकतंत्र के लिए। तो हमने देख लिया कि बहुत बड़ा समर्थन मिला है अपनी बात को रखने के लिए। 19(2) अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी, इसे प्रॉपर तरीके से फिक्स कर दिया गया है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी, बातों को रख सकते हैं कोई भी, पत्रकारिता के अलावा भी कोई भी सामान्य इंसान भी अपनी बातें रखना चाहता है तो वो रख सकता है। ठीक है। कुछ मैं इसके नियम बता देती हूँ, लिमिटेशन की, इसे अपने दायरों को किस तरह से फॉलो करना चाहिए। तो कुछ लिमिटेशन है इनके, जैसे कि भाग 1 ना कर बोलकर मैं इसको खंड 1 हिंदी में बता रही हूँ। खंड 1 के उपखंड ए में कभी भी मीडिया कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी। जैसे किसी राज्य में हो या देश में हो या जब भी कोई कानून बनाए जाते हैं तो उन कानूनों के दायरे के बीच में मीडिया का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, नहीं करना है। और राज्य को कोई भी कानून बनाने से नहीं रोक सकता और इसके जो प्रदत्त अधिकार है उस पर भी इसका प्रभाव या दबाव किसी तरह का नहीं होना चाहिए। फिर है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हितों के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता एवं नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध को करने के लिए, उकसाने के लिए उपबंध दिए गए हैं खंड 1 के उपखंड ए में। तो इतने सारे सब छोटे छोटे हेडिंग है जिनके अंदर में इनके नियम लिखे गए हैं और कुछ केस स्टडी भी है जो मैं, अगर आप बोलेंगे तो इसके अंदर की केस स्टडी भी है जो घटनाएं घटी हुई थी के अंदर, तो उसे भी देखा गया था और इसे हाईलाइट भी में किया गया वो खंड ए में कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए मीडिया के द्वारा और इसे कानून के दायरे से, एक तरह से कहा जाए तो मीडिया को कानून को हाथ में नहीं लेना है, वो अपने क्षेत्र में अपनी पत्रकारिता को संविधान के माध्यम से जो दी गई है उसके अनुसार उनको करना है। किसी भी कानून के मामले में या सरकारों के कानून के मामले में कोई भी अवरोध पैदा नहीं करना है, ना कि समस्याएं खड़ी करना है। ठीक है। आगे चलते हैं, आखिर इसमें कानून कौन कौन से बनाए गए। कानून में
आज़ादी के पहले से जो कानून बनी हुई है, पहले मैं वहां से समझाती हूँ, फिर हम फ्यूचर मतलब अभी जिस समय हम चल रहे हैं हालिया समय में चीजों को देखेंगे। हम चलते हैं आज़ादी के समय के कौन कौन से कानून थे जिसमें मीडिया अपना काम करती थी, उनके कैसे क्षेत्र थे। चलो इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ थोड़ा। तो हम आज़ादी के पहले जो मीडिया के लिए लॉ बनी हुई थी, उनके एक दायरों के लिए कि उनको किस तरह से काम करना चाहिए, अपने दायरे के अनुसार, अपने बाउंड्री के अनुसार वो कानून को हाथ में ना ले, इसके लिए आज़ादी के पहले वाले कुछ कानून बने हैं, उसको मैं बता रही हूँ। पहले सारे पॉइंट लिखती हूँ क्योंकि मुझे जो हाईलाइट है कानून उसको ही मेंशन करके मैं बताने वाली हूँ। बहुत सारे हैं, जो जरूरी है उसको मैं यहाँ मेंशन करती हूँ, फिर बताती हूँ। पहला है प्रेस विनियमन, प्रेस विनियमन अधिनियम, कौन से तारीख, सन कौन सा, 1799। सेकंड है द गैंगिंग एक्ट, ये है 1857। फिर है वर्ना प्रेस एक्ट 1878। फोर्थ है भारतीय प्रेस अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम, ये था 1910। फिफ्थ है युवा व्यक्ति हानिकारक प्रकाशन 1956। सिक्स है केबल टेलीविजन विनियमन अधिनियम 1955। फिर है प्रेस काउंसिल, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, प्रेस काउंसिल इंडिया एक्ट का है 1965। फिर तो सेवेंथ लॉ है जो जरूरी है, जरूरी थी कब, आजादी से पहले। ठीक है, तो प्रेस विनियमन अधिनियम 1799 क्या कहती है कि जो भी प्रेस के प्रकाशन करने की जो भी
संस्था होगी उनकी रिपोर्टिंग की, उनको क्या करना होगा, जो भी मुद्रित या प्रकाशन के लिए उनको अपना पूरा बायोडाटा और पते सही मालूम करके जो भी लिखने वाला इंसान होगा वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन इसमें सही सही जानकारी देगा। ठीक है, इसे कहा जाता है प्रेस विनियमन अधिनियम। जिसको भी प्रकाशन करना है, जो भी होगा व्यक्ति या उसके टीम में जितने सारे लोग होंगे, जो भी राइटर होंगे, जो भी प्रकाशन करेंगे या मुद्रित करेंगे, जो भी सरकार या जनता से प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं, तो पहले उनको कानून के तहत खुद को रजिस्टर करना होगा। ठीक है, अपनी सही जानकारी देनी होगी। फिर है द गैंगिंग एक्ट 1857। द गैंगिंग एक्ट क्या कहता है कि आप सरकार के खिलाफ में या सरकार को भड़काने के लिए या सरकार के खिलाफ में आप कोई भी विवादित चीजें बयानबाजी नहीं करेंगे। उसे द गैंगिंग एक्ट के तहत रखा गया है ताकि लोकतंत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा ना हो। सरकार के प्रति किसी भी खिलाफ में कुछ भी लिखना उसकी अनुमति नहीं थी द गैंगिंग एक्ट के तहत। अगर कोई ऐसा करता है प्रेस तो उस पर यह एक्ट लगा दी जाती थी। उसके लिए ये 1857 में द गैंगिंग एक्ट बनाया गया। थर्ड है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या कहा गया कि जो ब्रिटिश थे, प्योर ब्रिटिश थे, भारत में आए हुए ब्रिटिश थे, तो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र की या जो भी इनकी संस्कृति, जो भी मातृभाषा थी, तो ब्रिटिश को भारतीय भाषा में कन्वर्ट करने के लिए इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लाया गया और भाषा से संबंधित चीजें जो ब्रिटिश से लेकर ब्रिटिश से भारतीय भाषा में कन्वर्ट करने के लिए रखा गया था। फिर है भारतीय प्रेस अधिनियम। इसमें क्या कहा गया कि जो भी मीडिया होगी, जो भी प्रेस होंगी, प्रकाशन करता होगा, उससे क्या करेगी, कुछ मुद्रा राशि के रूप में सिक्योरिटी के तौर पर ले लिया जाता था। भारतीय प्रेस अधिनियम के तहत 1910 के तहत, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 के तहत उसे सिक्योरिटी के तौर पर कुछ अमाउंट ले लिया जाता था। अगर वो सरकार के खिलाफ या किसी भी तरह के नियम कानून का उल्लंघन करते पकड़े जाते तो उनकी वो राशि क्या हो जाती थी, जब्त कर ली जाती थी किसी भी तरह की। फिर है युवा व्यक्ति हानिकारक प्रकाशन 1956। आजादी के समय ज्यादातर व्यक्ति या युवा हो या क्रांतिकारी राइटर ज्यादा थे और साहित्यिक प्रकाशन जोरों शोरों से चलता था और साहित्य के माध्यम से जो भी जिस तरह से संगीत या साहित्य, कहानी, नॉवेल या कविताएं, इनके माध्यम से युवा को जागरूक या उनको उग्र करने के लिए लिखा जाता था ताकि उससे वो उग्र हो जाए। और ब्रिटिश को ये पसंद नहीं था कि इस तरह से जागरूक हो या उग्र हो जाए। या जो भी ब्रिटिश के अलावा भी क्रांतिकारी भी बहुत सारे ऐसे नेताओं के लीडर थे जो युवा को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे साहित्य के माध्यम से। तो उसी प्रकाशन को रोकने के लिए युवा व्यक्ति हानिकारक प्रकाशन 1956 कानून लाया गया था मीडिया के लिए। केबल टेलीविजन विनियमन अधिनियम 1955। इसमें क्या किया गया था कि जो भी मीडिया थी, पहले दूरदर्शन ही ज्यादातर चल रही थी और भी पुराने छोटे मीडिया या प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस थी, उन्हें जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी लाइन या जो भी कनेक्शन टेलीविजन के लिए, केबल के लिए यूज किया जाता था, तो केबल वालों को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य था, अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे पता चल पाए कि कहाँ से प्रिंटिंग हो रही है, कानून के तहत अथॉरिटी है या नहीं। तो केबल वाले को भी पंजीकरण कराना जरूरी था और जहाँ केबल का इस्तेमाल हो रहा है उनका भी पंजीकरण जरूरी था। फिर है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। इसके तहत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, इसके तहत क्या किया गया, जो भी मीडिया की बाउंड्री थी, सबसे पहले कानून इसलिए लाया गया था कि ताकि वो अपनी बाउंड्री के बाहर ना जाए। अगर वो बाउंड्री के बाहर जाते हैं, प्रेस के अपने दायरों के बाहर जाते हैं या कुछ भड़काऊ प्रेस पे प्रिंटिंग कराते हैं या समाज का, देश का या गवर्नमेंट का सिस्टम का गलत अगर इस्तेमाल होता था तो उसे क्या करते थे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कंट्रोल करने का काम करती थी, कंट्रोल करने का काम करती थी, पूरी तरीके से निगरानी करती थी। तो ये कुछ कानून हैं आजादी के पहले जो 1799 से लेकर 1799 से लेकर 1965 तक,
ठीक है। 1900 में आ चुके हैं, 47 के बाद वाले एरिया, ठीक है। 47 को हम क्रॉस कर रहे थे, तो भारत के मीडिया ब्रिटिश के जाने के बाद भारतीय भी इस एक्ट का इस्तेमाल करते थे, और अभी भी फिलहाल होता होगा। और भी बहुत सारे सुधार हैं, काफी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो निगरानी के लिए थी लास्ट वाली, ठीक है। तो इतना आया समझ में, जैसा भी होगा बताना, बस बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर इसका अभी हाल ही समय में देखने वाले थे हम, लेकिन अभी हाल ही समय में जो मीडिया के बारे में आप जितना जानते हो उससे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। जिस तरह से मीडिया अभी 2014 के बाद जो चल रही है ना, कितनी जागरूकता हुई है, हर चीज को मैटर बना के एक राजनीतिकरण कर रहे हैं मीडिया वाले। तो ये बहुत बुरा है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। और शायद हो सके मीडिया बहुत जल्दी अपने कानून के जो भी संविधान के अधिकार उनको पर्याप्त दिया गया है, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी ज्यादा कमाने के चक्कर में मीडिया बिक जाती है, फिर उसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो चलो बस इतने ही, अब मैं चलती हूँ, आऊंगी नेक्स्ट कोई टॉपिक, कोई वीडियो लेकर। जय हिंद।